जय हिंद दोस्तों। फाइनली एक साल का इंतजार खत्म हुआ। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2025 का प्रीलिम्स का पेपर कंप्लीट हो चुका है। जो लोग पेपर देने गए शायद वो अपने घर तक की ओर प्रस्थान कर चुके हैं या घर पहुंच चुके हैं, और सबके मन में एक सवाल है कि अब कट ऑफ क्या रहेगा और ये जो पेपर है इस पेपर की आंसर की क्या है, किस तरह के सवाल इसमें पूछे। वर्तमान में इस पेपर को एनालिसिस करके अगर समझने की कोशिश की जाए तो शायद यूपीएससी ने अब की बार कट ऑफ को थोड़ा बढ़ाने की कोशिश की है, कुछ क्वेश्चंस का पैटर्न बदल के। फिर से वैसे कुछ स्टैटिक जीके से सवाल पूछे गए और बड़ा तौर करंट अफेयर से पूछा गया, जहां सवाल डायरेक्टली पूछा गया बिम्स्टेक से, ब्रिक्स से, नाटो जैसे ऑर्गेनाइजेशन से या एआई के ऊपर हुई समिट को लेकर पूछे गए कुछ इजी क्वेश्चंस जो फाइयान को लेकर आए कि यार फाइयान किसके समय विजिट किया, या फिर एक सवाल हमने देखा जहां पूछा गया कि जो मोहनजोदाड़ो से डांसिंग गर्ल मिली वो कौन से मटेरियल की बनी थी। निश्चित ये जो क्वेश्चंस हैं, ये जो सवाल हैं, ये कट ऑफ को आने वाले समय में या इस सवाल का जो साल का कट ऑफ रहेगा उसको इंक्रीज करने वाले। आप क्या ओपिनियन रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चलिए बिना देरी किए इस पेपर का एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि सही जवाब जो सवाल सिविल सर्विस एग्जामिनेशन द्वारा पूछे गए उनका सही जवाब क्या था और उनका एक्सप्लेनेशन क्या था। आज का जो वीडियो है इसमें हम बात कर रहे हैं सेट बी के आधार पर, जो सेट बी में जो सवाल पूछे गए उनके आधार पर। आप लोगों के लिए मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के सवाल को एक साथ लाने की हमने कोशिश की है। हम एक साथ ही दोनों सवालों को जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। सो अगर शुरुआत की जाए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, तो पहला सवाल जो यूपीएससी में पूछा गया वो था कंसीडर द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ व्हीकल्स। बेसिकली ये सेट बी में साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जो संबंधित क्वेश्चंस थे वो सबसे पहले पूछे गए। सवाल है द फुल बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल, हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल, full cell electric hybrid vehicle, how many of above are considered as alternative of powertrain vehicles। वर्तमान में जो अभी जो डीजल और पेट्रोल की गाड़ी चल रही है उनके अल्टरनेटिव के तौर पर किन किन व्हीकल्स को देखा जाए। अगर ऐसे देखा जाए तो तीनों ऑप्शंस जो है वो करेक्ट है। इस आधार पर जब पूछा जाए हाउ मेनी ऑफ अबव इज करेक्ट, सो ऑल आर थ्री इज करेक्ट, तो तीनों ऑप्शंस जो है वो सही है, सभी तीन, जिसमें पूर्ण बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल, हाइड्रोजन ईंधन सेल वाहन और ईंधन सेल इलेक्ट्रिक हाइब्रिड वाहन जो है, तीनों ऑप्शन सही है। सो फर्स्ट क्वेश्चन का जो ऑप्शन बनेगा, आंसर निकलेगा, वो निकलेगा सी। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया, अच्छा इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो हमने दे रखा है कि किस तरह से इसका है। ये पीडीएफ हम कल्पाक्ष का जो टेलीग्राम चैनल है उस पर अपलोड करने वाले हैं, तो आप वहां से जुड़ सकते हैं। कल्पाक्ष आईएएस सर्च करके आप टेलीग्राम चैनल पे विद एक्सप्लेनेशन वाला जो पार्ट है उसे इंक्लूड कर सकते हैं। सेकेंड अगर बात की जाए तो सेकेंड क्वेश्चन था विथ रेफरेंस टू अनमेन्ड एरियल व्हीकल, जो अभी ऑपरेशन सिंदूर में ड्रोन जिन्हें हम कहते हैं वो काफी चले। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मानव रहित हवाई वाहनों के संदर्भ में ये जो ऑप्शन है इन्हें एनालिसिस करिए। पहला सवाल पूछा गया ऑल टाइप ऑफ यूएवी कैन डू वर्टिकल लैंडिंग, दैट इज नॉट लैंडिंग, लैंडिंग। ठीक, सभी प्रकार के यूएवी वर्टिकल जो है वो वर्टिकली रूप से लैंड कर सकते हैं। सेकेंड, ऑल टाइप ऑफ यूएवी कैन डू ऑटोमेटेड हावरिंग। तो अगर इसको ऐसे समझा जाए तो सभी यूएवीज जो है वो वर्टिकल लैंडिंग नहीं कर सकते, वही कर सकते जो उसके आधार पर बनाए गए। ऑल टाइप्स ऑफ यूएवी कैन डू ऑटोमेटेड हावरिंग, तो डेफिनेटली सभी के पास स्वचालित हावरिंग का भी ऑप्शन उपलब्ध नहीं होता। ऑल टाइप ऑफ यूएवी कैन बैटरी ओनली यूज बैटरी ओनली एज सोर्स ऑफ पावर सप्लाई, ये ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है। सो नन ऑफ द अबव इज करेक्ट, डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर सेकेंड। इसके एक्सप्लेनेशन के तौर पे हमने ऑप्शन दे रखा है दैट नॉट ऑन यूएवी कैन डू वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग, सम फिक्स्ड विंग रिक्वायर्ड रनवे एंड टेक ऑफ एंड लैंड। तो ये एक्सप्लेनेशन आपको इस ऑप्शन के साथ मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड के बारे में बात की जाए तो इन द कंटेक्स्ट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरीज, ये सेकंड क्वेश्चन उसी सेगमेंट से पूछा गया है। जनरली यूपीएससी में हम देखते हैं इस तरह की गलतियां, इस तरह की चीजें नहीं होती कि एक ही टॉपिक पे मल्टीपल क्वेश्चन पूछे जाए, पर अब की बार है। In the context of electrical vehicle battery, consider the following elements। इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी के संदर्भ में निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कंसीडर द फॉलोइंग एलिमेंट, हाउ मेनी ऑफ यूजुअली मेकअप अ बैटरी कैथोड। कैथोड बनाने में किन किन चीजों का उपयोग जो है वो होता है।
अगर इस आधार पर देखा जाए तो इसके करेंटली इनमें 3 चीजें ऐसी हैं जिस आधार पर ये बैटरी बनाई जाती है। अगर इसके एक्सप्लेनेशन को समझने की आप कोशिश करेंगे तो आपको मिलेगा दैट लिथियम, कोबाल्ट और निकल जो है, इन तीनों को हम बैटरी के कैथोड के रूप में यूज करते हैं। ग्रेफाइट जो है उसे एनोड के रूप में यूज किया जाता है, क्योंकि लिथियम आयन बैटरी जो है वो लिथियम निकल मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है और लिथियम आयरन फॉस्फेट को एज ए कैथोड यूज करती है। इस आधार पर करेक्ट आंसर जो है वो सी होने वाला है क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अगर आपका इससे रिगार्डिंग कोई डाउट है, क्वेश्चन से संबंधित आपके दिमाग में कोई डाउट है, कोई सवाल आपके दिमाग में इस एग्जामिनेशन को लेकर है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, कंसीडर द फॉलोइंग। सिगरेट के टुकड़े, चश्मे के लेंस, कार के टायर, सिगरेट बर्ड्स, आई ग्लास लेंसेज, कार टायर्स, हाउ मेनी ऑफ देम कंटेन प्लास्टिक। प्लास्टिक की अगर चर्चा की जाए तो सिगरेट बर्ड्स में प्लास्टिक होती है। आई ग्लास, अच्छा जो पीते हैं उन्हें क्लियर हो गया होगा। आई ग्लास के लेंसेज भी प्लास्टिक कंटेन करते हैं, कार टायर्स भी प्लास्टिक कंटेन करते हैं। सो ऑल आर 3, सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 4। विद एक्सप्लेनेशन आप इसको समझना चाहें किस तरह से होता है, तो सिगरेट बर्ड्स में जो फिल्टर होता है उसमें प्राइमरी मेड जो है वो आपका सेल्यूलोज एसिड जो है एक टाइप का प्लास्टिक यूज किया जाता है। आई ग्लासेस लेंसेज में बात की जाए तो वो मेटल और मटेरियल दोनों के हो सकते हैं, पर उसमें भी पॉलीकार्बोनेट जो है एक्रेलिक प्लास्टिक के रूप में यूज किया जाता है। कार टायर्स की अगर चर्चा की जाए तो मॉडर्न टायर्स जो है वो सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ सिंथेटिक जो रबर है उसे कंसीडर करते हैं, जो एक टाइप ऑफ प्लास्टिक के रूप में जाना जाता है। इस तरह से करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 का जो है वो है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कंसीडर द फॉलोइंग सब्सटेंस एथेनॉल, नाइट्रोसेलेरिन एंड यूरिया। Coal gasification technology can be used in the production of how many of them? निम्नलिखित पदार्थों पर विचार कीजिए और कोयला गैसीकरण प्रौद्योगिकी का उपयोग उनमें से किसके उत्पादन के लिए किया जाता है। अगर बात की जाए तो एथेनॉल, नाइट्रोग्लिसरीन और यूरिया, इन तीनों के उत्पादन में कोल गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी जो है उसका उपयोग किया जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए वो होगा सी, जिसके एक्सप्लेनेशन में ये चीज हम लोगों ने मेंशन की है। द टेक्नोलॉजी एथॉल में भी सम प्रोसेस, सम गैसेस एंड इंटरमीडिएट, ये पूरा एक्सप्लेनेशन दे रखा है। जो बच्चे इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ना चाहते हैं जो पीडीएफ में अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात की जाए, व्हाट इज द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द केमिकल सब्सटेंस जनरली नोन एज Cl20, HMX and LMM105 which sometimes talk about in media। Cl20, HMX ये जो यूज हो रहा है ये किस में यूज होता है, तो ये एक्सप्लोजिव काइंड ऑफ थिंग्स होती है और जो जनरली इंडस्ट्रियल एरिया और मिलिट्री वेपन्स की जो बनाने हैं, ठीक है, सैन्य हथियारों का जो उपयोग होता है उसमें इसका उपयोग किया जाता है। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 6। नाउ द नेक्स्ट, द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। It is expected that Mazorana 1 chip will enable quantum computing. Mazorana chip has been introduced by service AWS, Amazon Web Services. What exactly it is? Deep learning is a machine learning and subset of which of the following is the correct option regarding the question number 7. अगर बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 7 में दी बेसिकली अमेजन वेब सर्विस द्वारा इंट्रोड्यूस नहीं की गई, तो फर्स्ट एंड थर्ड जो है वो करेक्ट है। सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 7। हाउ? बिकॉज द Marzana 1 is a quantum computing chip designed for leverage topological qubits which are expected to enable more stable and scalable quantum computers। तो पहला तो क्लियर है। सेकेंड, One was developed and introduced by Microsoft, not Amazon। तो ये जो Amazon वेब सर्विस आपने देखा था ये गलत हो जाता, तो Microsoft is correct option and the third is correct। At first and third statement is correct for that particular question and that is 7। Next question, question number 8। With reference to monoclonal antibodies often mentioned in the news, consider the following statement। ठीक है, ये आपने समाचार में मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के संदर्भ में कई बार खबरें जो हैं वो खबरें सुनी होगी। इस आधार पर पूछा जाता है कि कौन से स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। अगर पहले के बारे में बात की जाए तो दे आर मैनमेड प्रोटीन्स। हाँ, ये प्रोटीन एक टाइप ऑफ प्रोटीन है और जो क्या है मैनमेड है, करेक्ट है।
They stimulate immunological functions due to their ability to bind the specific antigens. ये ऑप्शन भी करेक्ट है. They are used to treating viral infection like Nipah virus. ये definitely इसी चीज के कारण क्या आया था, ये न्यूज में भी था, तो the third one is also correct. So first, second and third, D is the correct option for question number 8. Now the next question, that is question number 9, that is consider the following statement. No virus can survive in ocean water. No virus can infect bacteria. No virus can change the cellular transfer activity in host cell. How many of above is correct? अगर देखा जाए तो none of the above is correct because it can be survive in the water, infect bacteria and change their cellular transcriptional जो है उसको भी बदल सकता है, तो none is correct. So for question number 9, D is the correct option. इसका एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा. दैट स्टेटमेंट, ऑल द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स एंड दैट एक्जेक्टली डी इज द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 10 इज देयर. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. वी हैव द 3 स्टेटमेंट हियर और उस आधार पर पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन से स्टेटमेंट जो है वो गलत है. द फर्स्ट इज एक्टिव कार्बन इज अ गुड an alternate attractive tool to remove pollutant from effluent streams and remedies containment from the various industries. सक्रिय कार्बन अपशिष्ट धाराओं के प्रदूषकों को हटाने और विभिन्न उद्योगों को दूषित पदार्थों को हटाने के लिए एक अच्छा आकर्षक उपकरण है. पहले वाला स्टेटमेंट अगर देखा जाए तो ये तो अपने आप में करेक्ट है. सेकेंड, activated carbon exhibits a large surface area and strong potential for absorbing heavy metals. सक्रिय कार्बन एक बड़े सतह क्षेत्र और भारी धातुओं को सोखने की एक मजबूत क्षमता प्रदान करता है. ये स्टेटमेंट भी अपने आप में करेक्ट है. नाउ द थर्ड स्टेटमेंट क्या कहता है? एक्टिवेटेड कार्बन कैन बी इजीली सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द एनवायरमेंटल वेस्ट एंड हाई कार्बन कंटेंट. तो ये वाला स्टेटमेंट जो है ये भी करेक्ट जो है उस वाली कंडीशन में आता है. तो बोथ फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट एंड द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ 1 A is the correct option for question number 10. Now the next क्वेश्चन, ये एक्सप्लेनेशन इस 10th वाले क्वेश्चन का आपका अवेलेबल है. अगर कहीं कोई क्वेरी आपके इस आधार पर बन जाएगी, क्योंकि अगर विद एक्सप्लेनेशन या हम कंप्लीट डिटेल्ड में उसको जाएंगे तो वीडियो काफी लंबा हो जाने वाला और हम नहीं चाहते कि काफी लंबा जाए क्योंकि कई लोग जल्दी आंसर्स के मोड में है. सो स्टेटमेंट आपको उस आधार पर मिल जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 11 इज देयर. There are already the 3 statement is that studies indicate that carbon dioxide emission from cement industry account more than 5% of global carbon emission. ये वाला स्टेटमेंट का सही है और उसको लेके कई बार ग्रीन हाउस गैसेस वाला जब भी आपका क्लाइमेट चेंज को लेकर बात आती है तो ये चीज न्यूज में रहती है. सो द स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट. सेकेंड, silica bearing clay is mixed with limestone while cement manufacturing. The second statement is correct. The cement manufacturing is done with the clay and the limestone. Third, limestone is converted into the lime during the cleaner production from the cement manufacturing. The third statement is also correct. इस आधार पर अगर देखा जाए कि सीमेंट निर्माण के लिए क्लिंचर उत्पादन में दौरान चूना पत्थर को चूने में परिवर्तित किया जाता है. तीनों स्टेटमेंट जो है वो अपने आप में करेक्ट और फर्स्ट एक्सप्लेनेशन भी है. तो ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन बनता है क्वेश्चन नंबर 11 के लिए. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, दैट इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. At the 28th United Nations Climate Change Conference, COP28, India refrained from signing the Declaration on Climate and Health. पहला स्टेटमेंट कहता है. सेकेंड स्टेटमेंट कहता है कि the COP28 Declaration of Climate and Health is binding declaration and if signed it become mandatory to decarbonize health sector. इस वाले स्टेटमेंट पे अगर देखा जाए तो पहला वाला स्टेटमेंट जो है वो उस आधार पर पूछा गया कि दो उसको एक्सप्लेन करता है या नहीं करता. तो पूछा जाए तो अगर देखा जाए तो फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, बट वो वन ऑफ द ओनली वन जो है वो ही इस चीज को क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है. सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 12, जिसको आप समझो तो इसमें कहा गया दैट मोस्ट एक्यूरेट बी बिकॉज the COP20 Declaration on Climate and Health is not legally binding agreement. ये क्या है, लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट नहीं है. और इंडिया का कंसर्न ये है कि इफ डिक्लेरेशन आर वैलिड, डिक्लेरेशन इन द हेल्थ सेक्टर, डिकार्बोनाइजेशन ऑफ हेल्थ सेक्टर quickly could impact resilience of health care services.
और यही इसका कारण, इसका जो आंसर है वो बनता है बी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, साइंटिफिक स्टडीज सजेस्टेड दैट a shift in taking place in the earth rotation and axis। क्या रीजन उस चीज के लिए रहे हैं? सो कहते हैं कि solar flare and associate coronal mass rejection bombarded in earth outer space atmosphere in tremendous amount of energy। ये जो स्टेटमेंट है ना, तो ये स्टेटमेंट जो है ये वाला करेक्ट किसी आधार पर नहीं लगता। द थर्ड स्टेटमेंट, as per the earth polar ice melt the water trend to move towards the equator, ये वाला जो ऑप्शन है ये भी करेक्ट नहीं है। सो नाइदर सेकेंड नाइदर थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट, डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14, ये एक्सप्लेनेशन इस चीज का मेंशन है जिसकी पीडीएफ हम आपके कल्पाक्ष आईएएस के जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां पे शेयर करने वाला है। द 14th, consider the following statement, article 6 of the Paris agreement on climate change is frequently discussed in the global discussion on sustainable development and climate change। so article 6 को लेके एक सवाल पूछा जा रहा है that article 6 of the Paris agreement on climate change sets out the principle of carbon market। The second, Article 6 of the Paris Climate Change intend to promote inter-country non-market strategy to reach climate target। इसमें समझेगा, the statement is the key part of Article 6 as it established a mechanism for countries to use carbon credit to help other in the climate target। The third, it is also correct as the Article 6.8 explicitly allow the non-market based corporation for climate action। In that particular situation, both the statement second and statement third are correct, but only one of explain जो करता है statement first को। ये एक नए तरह के क्वेश्चन यूपीएससी ने की बार इंट्रोड्यूस किए जहां स्टेटमेंट तो करेक्ट है पर वो एक्सप्लेनेशन जो है वो एक ही आधार पर दिया जा रहा है। इस आधार पर इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन जो है वो ऑप्शन है बी। नाउ द नेक्स्ट, which of the following launched the nature solution finance hub for Asia and Pacific? निम्नलिखित में से किसने प्रशांत क्षेत्र के लिए नेचर सॉल्यूशन फाइनेंस हब लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा, एडीबी के द्वारा। ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16, दैट इज व्हिच reference to the direct air capture and emerging technology which of the following statement is correct। जो आपका उभरती तकनीक डायरेक्ट एयर कैप्चर है उस आधार पर कौन से स्टेटमेंट जो है वो है करेक्ट है। 16 क्वेश्चन के लिए बात की जाए तो इट कैन बी यूज्ड एज अ वे ऑफ कार्बन सिक्योराइजेशन, करेक्ट है। इट कैन बी अ वैल्यूएबल अप्रोच टू द प्लास्टिक प्रोडक्शन एंड फूड प्रोसेसिंग, तो सेकंड स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट। In aviation, it can be source of carbon for combining with hydrogen low carbon fuel and create synthetic, यह statement भी correct है। So the C could be the correct answer for question number 16। Now the next, question number 17, the explanation is there regarding peacock tranguta या गुटी tarantula जिसे हम कहते हैं tartula के नाम से जानते हैं। Consider the following statement, इनमें से कौन सा statement जो है वो correct है? इट इज omnivorous, सर्वाहारी क्रस्टेशियन है या omnivorous क्रस्टेशियंस है, ये इनकरेक्ट है। इट इज अ नेचुरल हैबिटेट इन इंडिया ओनली लिमिटेड टू द सम फॉरेस्ट, इट इज करेक्ट। इट इज इन अ नेचुरल हैबिटेट एंड एब्जॉर्बेबल स्पीसीज, ये भी क्या है, ये भी करेक्ट है। तो डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। ये एक नेटिव स्पीसीज है जो इंडिया के फॉरेस्ट में देखने को मिलती है। कंसीडर द क्वेश्चन नंबर 18, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, carbon dioxide emission in India are less than 0 to 5% of the CO2। ठीक है, 0 से 5 टन कार्बन प्रति व्यक्ति जो है टन के आधार पर इसको क्या किया गया है, देखा गया। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि द सेकेंड स्टेटमेंट कहता है इन द टर्म्स ऑफ CO2 emission from the fuel consumption India ranks second in the Asia Pacific region। पहला वाला स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, सेकेंड वाला स्टेटमेंट जो है वो भी करेक्ट है। Electricity and heat producer electricity heat producer are the largest emission in India of the CO2, ये भी अपने आप में करेक्ट है। So all three are correct, D is the correct option for question number 18। The next question number 19, consider the following pairs। ठीक है, किसमें कितने जो पेयर्स हैं वो पेयर्स क्या है, इनमें से सही है। सो अगर इसको देखा जाए तो एक ऑप्शन था कि
क्या क्या है, तो इसका एग्जैक्टली करेक्ट आंसर जो डी आएगा, दैट की कासावा ऑल द 5 आर द करेक्ट। तो ये सारे ऑप्शंस के अंदर मेंशन, इसका एक्सप्लेनेशन भी है। सो ऑल बिलोंग्स टू द सेम कैटेगरी, सो क्वेश्चन नंबर 19 का द डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, with reference to the planet Earth, consider the following statement. Rainforests produce more oxygen than the produced by ocean. ठीक है। The second statement says, the first statement itself is गलत क्योंकि ये generally correct नहीं है। Second, marine phytoplankton and the photosynthesis bacteria produce about 50% of the world oxygen, that is correct. Well oxygenated surface water contain several flood, ये इसका अगर correct option देखा जाए तो वो आता है B. The third one is correct. इसका explanation हमने इस वाली slide के अंदर mention किया है कि ऐसा किस आधार पर कहा जा सकता है। Question number 21. Consider the following statement about राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय के बारे में इस स्टेटमेंट में से कौन से स्टेटमेंट जो है वो सही है? He possessed great love and respect to the traditional philosophical system of the East. Yes, correct है। He desired his countrymen to accept the rational and scientific approach and principle of human dignity and social equality for all men and women. ये भी correct है। इसीलिए राजा राम मोहन रॉय को फादर ऑफ इंडियन रेनेसा के नाम से भी हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 22, कंसीडर द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स इन रिगार्ड्स टू द नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम। यहाँ पे एक पॉइंट है, नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, देयर इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन दी बोथ द थिंग्स। सो व्हाट नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम सेज, द क्वेश्चन नंबर 22 सेज boycott the low coats and foreign cloth, correct है। Options of the strict non-violence, ये भी correct है। Retention of the titles and honors without using them in public, ये भी सही है। Establishment of पंचायत for the setting dispute, ये भी सही है। तो नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम जो ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मोमेंट निकल कर आया, उसमें चारों ऑप्शंस जो हैं वो करेक्ट दिखते हैं। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑल फोर आर द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 24. Who among the following ruler in ancient India had assumed the titles Matvilas, Vichitrachitta and Gunabhara? ये जो तीनों टाइटल्स हैं या जो चार तीनों टाइटल अगर देखा जाए तो इसको एज्यूम किया गया था महेंद्र वर्मन फर्स्ट के द्वारा। ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 25। फाहियान द चाइनीज पिलग्रिमेज ट्रेवल ड्यूरिंग द रिजीम ऑफ, किसके समय आया? सो दैट इज चंद्रगुप्त सेकंड। बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर। ये माना नहीं जा सकता कि इस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी पूछे, पर उन्होंने पूछा है। क्वेश्चन नंबर 26, हु अमंग द फॉलोइंग लीड सक्सेसफुल मिलिट्री कैंपेन अगेंस्ट द किंगडम ऑफ शिवजीवा, द पावरफुल मैरीटाइम स्टेट विच रूल्ड बाय द मलय पेनिनसुला, सुमात्रा एंड जावा एंड नेबरिंग आइलैंड्स। तो एक जो श्रीविजय नाम से एक किंगडम जो था वो चलता था मलय आइलैंड्स पे, और इस पे सबसे पहले एक कंप्लीट कैंपेन चलाने का जो क्रेडिट जाता है वो चोला किंग को जाता है, जिसका नाम है राजेंद्र फर्स्ट। सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 26। 27, with reference to ancient India, consider the following pairs. How many of above are correct? क्वेश्चन नंबर 27 के लिए पूछा गया। अशमक डेफिनेटली द साउथ में था, ऑन द बैंक ऑफ गोदावरी रिवर था। कंबोज विपास रिवर जो है उसके किनारे बसा था। अवंती महानदी जो है, अवंती में उज्जैन और महेश्वर दोनों वाला जो पूरा बेल्ट आता है तो महानदी इसमें आता है। अमरकंटक तक ये जाता है, कौशल सरयू पे। तो ऑल आर द करेक्ट। डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 27। ये नदियों से आपका क्वेश्चन महाजनपद वाला जो पार्ट है वहां से पूछा गया है। इस आधार पर अगर देखा जाए तो इसमें एक ऑप्शन मेरा मिस्टेक हो गया। द महानदी जो है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि नर्मदा रिवर के अमरकंटक से नर्मदा जो है वो निकल के आती है, नर्मदा के ऊपर सिचुएटेड था। इस आधार पर बी जो है ओनली 2 ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा, न कि डी। क्वेश्चन नंबर 28, द फर्स्ट गंधर्व महाविद्यालय म्यूजिक ट्रेडिशनल स्कूल वाज सेट अप इन द 1901 बाय विष्णु दिगंबर पुलुष्कर। ये कहां था? इसको स्टैब्लिश किया गया था लाहौर में 1901। डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 29,
Ashokan inscription suggests that the Pradeshika, Rajuka, Yukta were important officer aid. ये जिला स्तरीय लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल एडमिनिस्ट्रेशन मैनेज किया करते थे और इनके नीचे फिर जो ग्रामा वगैरह है वो लोग आते थे. सो दे आर तीनों जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जाने जाते. अगला जो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30. कंसीडर 300 हार्ट चैलेंज जो कल्पाक्ष ने चलाया था उसमें कई सारे क्वेश्चंस जैसे हमको देखने को मिल रहे हैं जो एज इट इज इस आधार पर पूछे गए. क्वेश्चन नंबर 30. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिस्पेक्ट टू द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. एक नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम से सवाल पूछा गया. दूसरा क्वेश्चन जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से हमको देखने को मिलता है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 30. व्हाट इट सेज? इट सेज the Congress declared the attainment of Swaraj by all legitimate and peaceful means to be its objective. It was implemented in the stage in civil disobedience and non-payment of the taxes for the next stage. Only if Swaraj did not come within a year, the government restored the repression. Which of the following statement are correct? In the both condition, दोनों statement जो है वो statement क्या है, correct format में आता है. The first and the second both are the correct option. So C is the correct option for question number 30. The next question, with reference to investments, consider the following thing: bond, hedge fund, stock and venture capital. How many of above treated as alternative investment fund? इनमें से अगर बॉन्ड, हैज फंड, स्टॉक और वेंचर कैपिटल में बात की जाए तो इनमें तीन जो हैं वो आपके क्या आते हैं, उस कैटेगरी में आते हैं. एक अकेला जो चीज है उसको ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट माना जाता है जो आता है आपका स्टॉक. बाकी तीनों किस कैटेगरी में आते हैं, एक अल्टरनेटिव फॉर्मेट. तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following are the source of income for Reserve Bank of India? Reserve Bank of India के लिए कौन कौन सा जो है वो सोर्स का ऑप्शन है. सो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स करेक्ट है. बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फॉरेन करेंसी ये भी है. पेंशन फंड से वो मैनेजमेंट से वो पैसा नहीं कमाती, प्राइवेट कंपनियों को वो लैंड नहीं करती, डिस्ट्रीब्यूशन और करेंसी नोट से वो पैसा नहीं कमाया जाता. तो फर्स्ट एंड सेकंड इज करेक्ट. सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33. With reference to the government of India, consider the following information. ऑर्गेनाइजेशन, और उसके आधार पर पूछा गया कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है और वो किस अंडर में काम करती है. ये बेसिकली एक जीके से आधारित एक क्वेश्चन है जहां से जनरली क्वेश्चन हम नहीं देखते कि कौन सा डिपार्टमेंट किसके आधार पूछा गया. डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट, ईडी का नाम इसके अंदर मेंशन है. देन डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस इसका है. डायरेक्टर जनरल ऑफ द सिस्टम एंड डेटा मैनेजमेंट. ये तीन जो डायरेक्टर है ये इस क्वेश्चन के अधीन पूछे गए हैं. 33 के आधार पर बात की जाए कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है तो इनमें से इसको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन फॉर्म में देख लेते हैं. इनके दो ऑप्शंस करेक्ट है तो बी इसका करेक्ट ऑप्शन है. द डायरेक्टोरेट ऑफ ईडी जो है ये इन्फोर्समेंट डायरेक्टर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल है फ्यूगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंस को देखने के लिए जो 2018 के कानून के अधीन आता है, और ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अधीन आता है. सेकेंड आता है डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस. ये भी डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस जो है कस्टम एक्ट 1962 के तहत, और ये भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत आता है. डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिस्टम एंड डेटा मैनेजमेंट जो है ये एक डेटा एनालिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है और ये क्या नहीं है, एनफोर्समेंट स्पेसिफिक एक्टिविटीज में इंडल्ज नहीं होती, और ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अधीन क्या करती है, फंक्शन करती है. तो थर्ड वन इज इनकरेक्ट. फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ आर द करेक्ट ऑप्शन फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन. Question number 34. Consider the following statement. The Reserve Bank of India mandate all the listed companies in India to submit business responsibility and sustainable report. In India, companies submitting BRSR max disclosure in the report that are largely non-financial in revenue. दो क्वेश्चंस जो है इसके आधार पर पूछे गए कौन सा करेक्ट है, तो न तो फर्स्ट वाला करेक्ट दिखता है नहीं सेकेंड वाला. तो neither one neither two is correct because the second statement, the second statement in India, the company submitting BRSR make disclosure, the second statement is correct है. Explanation कहता है the Reserve Bank mandate all the listed companies to submit business report. ये incorrect format में आता है. The second option जो है वो क्या है, ये सेबी के अधीन आता है इसलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम नहीं है. तो D is the correct option, B is the correct option for the particular question. Question number 35. Consider the following statement. In India, income from the allied agriculture activities like pottery, farming and wool rearing rural areas exempt from any taxes.
In rural area agriculture, it is considered as a capital asset under the provision of Income Tax Act 1961. Which of the following are the correct regarding statement? इनकम टैक्स जो है उसके अधीन ये सवाल जो है क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया है। इसके आधार पर देखा जाए तो स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वो करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट इसका जो है वो एक्सप्लेनेशन या करेक्ट ऑप्शन में नहीं आता। सो द सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 36, consider the following statement. India has joined the Mineral Security Partnership as member. India is a resource-rich country in all 30 critical minerals it had identified. The Parliament in 2033 amended the Mines and Mineral Development Regulation Act 1957 to empower the central government to exclusively auction mining lease and composite license to certain critical minerals. Which of the statement above are correct? कौन कौन सा स्टेटमेंट जो है वो स्टेटमेंट इस चीज को लेकर करेक्ट है? सो द फर्स्ट वन इज करेक्ट, द सेकंड सॉरी फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर करेक्ट, द थर्ड इज नॉट देयर। सो सी जनरली फर्स्ट एंड थर्ड इज करेक्ट आएगा। सेकंड 30 क्रिटिकल मिनरल में हमारे यहाँ नहीं है। सो फर्स्ट एंड थर्ड इज सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 36। 37, consider the following statement. As regard return from the investment generally considered to be the relatively at lower in a company, shareholder and risk to the stakeholders. Bondholders are lenders to the company whereas stockholders are its owner. For repayment purpose, bondholders and the priority stockholders by the company owner. बॉन्ड और स्टॉक दो अलग अलग चीजें होती हैं। स्टॉक किसी कंपनी की हिस्सेदारी मात्र होता है और बॉन्ड जो होता है वो एक काइंड ऑफ लोन होता है जो कंपनी को हम इनडायरेक्टली एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट जो भी एक कंडीशन है उन कंडीशन के आधार पर दे रहे होते हैं। इस आधार पर अगर देखा जाए तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन जो है वो आएगा फर्स्ट। बोथ स्टेटमेंट सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट एंड द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 38, consider the following statement. India accounts for a very large portion of equity option contract traded globally, thus exhibiting a great boom. India's stock market has grown rapidly in the recent past, even overtaking Hong Kong at some point of time. There is no regulatory body either to warn the small investor about the risk option trading or act restricting financial advisory in these regard. इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है? There is regulatory body, SEBI is there. SEBI is working throughout the day. इस आधार पर अगर देखा जाए तो तीनों जो ऑप्शन है वो ऑप्शन इसमें क्या दिखते हैं? मुझे तो करेक्ट दिखते हैं क्योंकि SEBI इसके रिगार्ड ऑप्शंस देती है। तो फर्स्ट थर्ड डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 39, सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस द एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। सर्कुलर इकोनॉमी reduces the use of raw material as input. Circular economy reduces wastage in the production process. क्वेश्चन नंबर 39 करेक्ट ऑप्शन क्या है? सो पहला वाला स्टेटमेंट जो है उसका आधार पर अगर देखा जाए तो बोथ स्टेटमेंट करेक्ट हैं और सही एक्सप्लेनेशन भी है। तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 39। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. Capital receipt create a liability or cause a reduction in the asset of the government. Borrowing the disinvestment of the capital receipt, interest received on the loan creates a liability on the government. Which of the above statement are correct? इनमें अगर देखा जाए तो फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है कैपिटल रिसीट क्रिएट अ लायबिलिटी, यस इट क्रिएट अ लायबिलिटी, वन इज करेक्ट. बोरोइंग एंड डिसइन्वेस्टमेंट आर कैपिटल रिसीट, ये भी करेक्ट है. इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड ऑन द लोन क्रिएटेड लायबिलिटी ऑन द गवर्नमेंट, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है. डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 40. Now the next question, question number 41, sorry. Consider the following countries: Australia, Bulgaria, Croatia, Serbia, Sweden, Croatia and Sweden, North Macedonia. How many of above are the member of North Atlantic Treaty Organization? ठीक है, नाटो के इनमें से कौन कौन से सदस्य जो हैं वो है नाटो. लगभग क्या है, लगातार न्यूज में है. इनमें से 4 देश जो हैं वो नाटो के सदस्य, जैसे कौन कौन सा? बुल्गारिया इज मेंबर ऑफ नाटो, Croatia is member of NATO, North Macedonia is member of NATO, and Sweden is recently joined as NATO. So all 4 are the NATO. Australia और सर्बिया जो है वो NATO के मेंबर नहीं है, तो वो B is the option, correct option, only 4. Consider the following countries: Bolivia, Brazil, Colombia, Ecuador, Paraguay, and Venezuela.
हाउ मेनी आर पासेस थ्रू द इंडीज माउंटेन, ज्योग्राफी में मैपिंग से ये सवाल जो है ये पूछा गया है. सो ओनली 5 कंट्रीज आर देयर, लाइक फॉर एग्जांपल Andes mountain passes through the following countries listed: Bolivia, Colombia, Ecuador, Venezuela, and Argentina. Therefore, 5 countries listed in the question are traversed through the Andes. So, well, only 5D is the correct option for question that. Next, question number 43. Consider the following water bodies: Tanganyika, Lake Tanganyika, Lake Tonle Sap, Lake Lagoon. How many of does द इक्वेटर पास? ठीक है, ये भी एक मैपिंग का क्वेश्चन आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 43 में. सो इनमें से 2 जगहों से इक्वेटर पास होता है. एक होता है लेक दैट इज लेक टंगाक्विया और लेक टोनले सैप. ये 2 चीजें जो है इक्वेटर पे हैं. लंगून जो है वो इक्वेटर पे नहीं आता, तो ओनली बेसिकली इसमें क्या आ जाएगा आपका ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन के रूप में देखा जाएगा. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट about the turmeric during the 2023-24. How many statements are correct? In India is the largest producer and exporter of turmeric in the world. Correct है. More than 30 variety of turmeric are grown in India. ये भी correct है. Maharashtra, Telangana, Karnataka and Tamil Nadu are the leading producing state. ये भी correct है. All 3 are correct. D is the correct option. इससे लेकर एक PIB में नोट भी आया था जिसका एक्सप्लेनेशन वहीं से सीधा क्वेश्चन जो है वो दिया गया. ये बताता है कि पीआईबी जो है वो आपके एग्जामिनेशन के लिए कितना महत्वपूर्ण है और कितना वहां से डायरेक्टली जो क्वेश्चन है वो देखने को मिलता है. और भी क्वेश्चन में पीआईबी का रेफरेंस जो है वो मिल सकता है. क्वेश्चन नंबर 45. Which of the following are evidence of the phenomena of the continental drift? निम्नलिखित में कौन सा महाद्वीपीय बहाव की घटना का उदाहरण है? The belt of ancient rock from Brazil cost matches of those from the Western Africa. The gold deposit of the Ghana are derived from the Brazil plateau when the 2 continents lay by side. The Gondwana system of the sediment from the India is known to have its counterparts in the 6 different land masses in the southern hemisphere. Select the following options. Which of the above are correct? अगर बात की जाए इसके लिए, so the first statement is correct. इनमें तीनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है. सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन बनता है क्वेश्चन नंबर 45 के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. द अमाउंट ऑफ डस्ट पार्टिकल इन द एटमॉस्फेयर इज मोर इन द सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट एरिया देन इक्वेटोरियल एंड पोलार रीजन. स्टेटमेंट कहता है सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट एरियाज हैव लेस ड्राई विंड. कौन सा स्टेटमेंट जो है इनमें से सही एक्सप्लेनेशन है या नहीं? सो अगर देखा जाए तो बोथ स्टेटमेंट जो है वो तो आपस में एक दूसरे से करेक्ट है, पर करेक्ट एक्सप्लेनेशन जो है वो नहीं देते, इसलिए सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन बनेगा क्वेश्चन नंबर 46 के लिए. क्वेश्चन नंबर 47. कंसीडर द फॉलोइंग. इन जनवरी इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द आइसोथर्म बैंड इक्वेटवर्ड while crossing the land masses and the poleward while crossing the ocean. Second, in January the air over the ocean is warmer than the over the land masses in the northern hemisphere. इनमें पूछा गया है कौन सा करेक्ट ऑप्शन जो है वो निकल कर आता है क्वेश्चन नंबर 47 के लिए. सो अगर देखा जाए तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है कि इन द जनवरी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आइसोथर्म्स जो है वो इक्वेटोरवर्ड में ब्लेंड हो जाते हैं. करेक्ट है. और जनवरी में एयर जो है ओशन वार्मर होती है और यही एक रीजन भी है. सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन. स्टेटमेंट करेक्ट है और सेकेंड स्टेटमेंट उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन जो है वो भी बताता है. Question number 48. Consider the following statement in the context of the effect of water on rock. Chalk is known as a very permeable rock, whereas the clay is known as the quite and impermeable as the least permeable rock. Second statement, chalk is the porous and hence can absorb water. Statement third, clay is not all the porous. छिद्रपूर्ण नहीं होता या छिद्रपूर्ण होती है. इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो स्टेटमेंट करेक्ट है? अगर देखा जाए तो स्टेटमेंट सेकंड जो है वो करेक्ट है और स्टेटमेंट थर्ड जो है वो भी करेक्ट है और दोनों करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए के. सो 48 का करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा आपका ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 48. क्वेश्चन नंबर 49. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. विदाउट द एटमॉस्फेयर टेम्परेचर वुड बी वेल below freeze point, whereas everywhere on the earth's surface heat absorbed and trapped by the atmosphere maintain our planet on average temperature. हाँ बचपन से शायद पढ़ते आए.
Atmosphere gases like carbon dioxide particularly good at absorbing the trapping the radiation. For question number 49, which of above are the correct? So all three are the correct. They are from the basic geography. C is the correct option for question number 49. Next, question number 50. Consider the following statement about the राष्ट्रीय गोकुल मिशन. ठीक है, एक स्कीम जो पॉलिसी सरकार के, उस पॉलिसी आधारित ये क्वेश्चन जो पूछा गया. It is important for the upliftment of rural poor as a majority of low producing indigenous animal are with small and marginal farmers and landless laborers. Correct है. It was initiated to promote indigenous cattle and buffalo rearing conservation scientific holistic manner. ये भी correct है. Both the statement are correct. C is the correct option for Rashtriya Gokul Mission started by the central government. Now the next question, question number 51, that is consider the following statement. Polity से क्वेश्चन है. पंचायत at the intermediate level exist in all the state. To be eligible to be the member of panchayat at the immediate level, a person should attain the age of 30 years. The chief minister of the state consecutive. यहाँ आप क्लियर हो जाएगा कि 30 ईयर का एज जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है, तो सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से गलत हो जाएगा. द नेक्स्ट वन क्वेश्चन कहता है द पंचायत the chief minister of the state constituted commission review the financial position of the panchayat at immediate level and recommended regarding the distribution of net taxes. तो फर्स्ट एंड थर्ड जो है वो इसमें करेक्ट आएगा. सी जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट बनेगा क्वेश्चन नंबर 51 के लिए. अच्छा, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द रिस्पेक्ट ऑफ बिम्स्टेक. फर्स्ट, it is a regional organization consisting of the 7-member state till January 2025. It came into existence with the signing of Dhaka Declaration 1999. Bangladesh, India, Sri Lanka, Thailand, Nepal is the founding member of state. In BIMSTEC, the tourism is being led by the India. कौन सा स्टेटमेंट इसमें से क्या है, कितने कौन से स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है? So the second one is correct and the third one is also correct as a state. So question number 52 का जो ऑप्शन आ जाएगा वो आ जाएगा आपका B. Now the next question, the B first, second and third is correct. Question number 53. Who amongst the following are member of the jury to be select the recipient of Gandhi Peace Prize? The president कौन जो है गांधी पीस प्राइज जो बनाने के मेंबर के रूप में जाने जाते हैं? फर्स्ट, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. नहीं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसमें शामिल नहीं है. द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और लीडर ऑफ अपोजिशन. फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ इज देयर. सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 53. 54. GPS aided geo augmented navigation that Gagan used as a system of the ground station provided necessary augmentation which following the statement is correct about the Gagan जो है उसके आधार पर कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? It is designed to provide additional accuracy and integrity. Correct. It will allow the more uniform and high quality air traffic management. ये भी correct है. It will provide benefit to only aviation but not in other mode of transportation. Third is incorrect. First and second is correct. D is the correct option for question number 54. 55. Consider the following statement regarding AI Action Summit had in the Grand Palace Paris in February 2025. Co-chaired with India, the event built on the advancement of the Ballistic Park Summit held in 2023 and the Seoul in 2024. The next question number, along with the other countries, US and UK along signed the Declaration Inclusive Sustainability of AI. The first only is correct for the option, so A is the correct option for question number 55. 56. Consider the following pairs. International Years of the Woman Farmer 2026 correct है. इंटरनेशनल ईयर ऑफ द सस्टेनेबल एंड रिसाइलेंट टूरिज्म 2027 ये भी करेक्ट है. इंटरनेशनल ईयर ऑफ द पीस एंड ट्रस्ट 2025 सेट किया है, ये करेक्ट है. इंटरनेशनल ईयर्स ऑफ एस्ट्रॉइड अवेयरनेस एंड द प्लेनेटरी डिफेंस 2029 ये भी करेक्ट है. ऑल फोर आर करेक्ट. डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 56. Consider the following statement regarding the BRICS. 16th BRICS summit was held under the chairmanship of Russia in Kazan. The 50 next question, that is next point India है. अच्छा, पहले वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है. Indonesia has become the member of BRICS, a full time member, ये भी करेक्ट है.
The theme of 16th BRICS summit was a strengthening multiculturalism of the just global development and sustainable security. Third is not correct. First and second is correct. A is the correct option for question number 57. आगे बढ़ते हैं. Consider the question number 58. Consider the following statement about the Lokpal. The power of Lokpal applies on the public servant of India but not on the Indian public servant posted outside of India. पहला वाला स्टेटमेंट जो है वो स्टेटमेंट क्या कहता है, करेक्ट, मतलब इस आधार पर देखा जाए तो इनकरेक्ट माना जा सकता है. सेकेंड, द चेयरमैन ऑफ द मेंबर शेल नॉट बी द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ एनी स्टेट इन यूनियन टेरिटरीज, ओनली द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वेदर. नहीं, द चेयरमैन ऑफ मेंबर शेल नॉट बी द पर्सन ऑफ द लेस देन 45 ईयर ऑफ एज एंड डेट ऑफ एज्यूमिंग द एज. ये वाला स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है. तो फोर्थ इज इनकरेक्ट. ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 58. Next, question number 59. Consider the following statement regarding respect to the first Kho-Kho World Cup. The event was held in Delhi. The event, Indian men beat Nepal with a score of 78-40 in the final, become the world champion category. Indian women's beat Nepal, score 40-60. ये एक अलग ही प्रकार का क्वेश्चन जो है वो यूपीएससी ने पूछा है, वो भी फर्स्ट खो-खो वर्ल्ड कप के बारे में. स्पोर्ट्स से ये क्वेश्चन जो है ये पूछा गया है. अगर इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो देखा जाए तो वो आएगा डी. ऑल थ्री स्टेटमेंट आर करेक्ट, बट हाँ ये एक आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन जो है वो यूपीएससी के आधार पर माना जा सकता है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन शायद एज्यूम नहीं किए जाते कि यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 60. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. इन द फाइनल ऑफ 45th चेस ओलंपियाड हेल्ड इन 2024, Gukesh Domraju became the world's youngest winner after defeating Russian player. ठीक है. The second, Abhimanyu Mishra, an American chess player, holds the record of becoming the world's youngest events grandmaster.